अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट कि जिसमें से बाकी दोनों सेट्स ए और बी दिए होंगे, या अगर तीन हैं तो ए बी सी तीनों इसी यू में से दिए जाएंगे। ठीक है, कि अगर एक सेट यू है, इस क्वेश्चन में बाकी जो आपको सेट्स दिए जाएंगे ना, वो सारे के सारे सब सेट होंगे इसका। तो फिर हम इसे कहते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं यू जो है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 का टेबल आपने यू के अंदर लिख लेना है। और ये वैल्यूज़ होंगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 30 के दरमियान। अब इनके दरमियान कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, वो आपने लिस्ट कर लेने हैं, तो आपके पास यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम लिख लेते हैं, रफ में लिख रही हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम रफ में लिख लेते हैं। देखिए 2 का टेबल लिखना है आपने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 देन 20 22 24 26 28 एंड 30 भी शामिल करना है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद सेट ए है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी आपने 6 का टेबल लिख लेना है, लेकिन कहाँ तक लिखना है वो आपको यूनिवर्सल सेट से पता चलेगा। ठीक है, 30 तक, 6 के टेबल में 30 तक जितने नंबर्स आते हैं वो लिख लेने हैं आपने, और बी के अंदर आपने मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखना है, और वो भी यूनिवर्सल सेट में से ही लिखना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये दोनों सब सेट होते हैं ना उसका, तो आपने यू में जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं में से 6 के टेबल में आने वाले नंबर सेलेक्ट करके ए में लिख लेने हैं, और इन्हीं में से 8 के टेबल में आने वाले नंबर सेलेक्ट करके बी में लिख लेना है। इनके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है ना, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6 यानी 6 का टेबल, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30। इससे आगे तो आप नहीं जा सकते क्योंकि 30 पे हमने स्टॉप कर देना है। उसके बाद बी है, बी में आपने 8 का टेबल लिख लेना है। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 5 जार 32 होता है, 8 4 जार 32 होता है। तो 32 जो है वो 30 से बड़ा आ जाएगा ना। यूनिवर्सल सेट में तो 30 तक नंबर्स हैं, तो आप यूनिवर्सल सेट के अलावा तो नहीं नंबर्स ले सकते, इसलिए आपने इधर ही स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट पार्ट है, कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जिन भी दो सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लेना होता है, उसमें जो सेम एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपने लिख लेने होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो उनके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो ए और बी में देखें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 24 है जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो इसमें हमारा जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा, सिर्फ 24। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होते हैं या सेम आ रहे होते हैं वो आपने इंटरसेक्शन में लिख लेने होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ड्रॉ अ वेन डायग्राम, यानी ये जो डाटा ऊपर दिया हुआ है आपको, इसी को यूज़ करते हुए आपने वेन डायग्राम बनानी है। अब वेन डायग्राम क्या होती है, इसमें सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसको आप नाम देंगे यूनिवर्सल सेट का, यानी उसको यू का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉ कर ली हमने, ये हमारा सेट यू है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल फॉर्म में बनाने के बाद जितने भी इसके सबसेट्स होते हैं उनको आप इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखें सेट्स कौन कौन से आ रहे हैं, इसके सबसेट्स जो हैं वो ए और बी हैं। तो 2 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, लेकिन एक और चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है कि सर्कल्स जो हैं वो इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं ना आपने। तो ये सेट ए का सर्कल है, ये सेट बी का सर्कल है। तो सर्कल दूर दूर बनाने या फिर ओवरलैपिंग बनाने। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक दूसरे को टच करेंगे, थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो इन दोनों में से कौन सी शेप ड्रॉ करनी है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप देखेंगे कि इनका जो इंटरसेक्शन है क्या वो एम्प्टी सेट तो नहीं है, यानी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो फिर आपने इनको ओवरलैपिंग बनाना है, लेकिन अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी अगर यहाँ एम्प्टी सेट आ जाता कि दोनों में कुछ भी सेम नहीं होता, तो फिर हम इनको डिसजॉइंट बनाते। इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट, यानी दूर दूर बना देना है, और अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो फिर आपने इनको ओवरलैपिंग बनाना है। तो अभी देखें हमारा इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे एक नंबर है जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, एम्प्टी सेट तो नहीं है। इट मीन्स कि ये ओवरलैपिंग बनेंगे यहाँ पे। तो इधर जो 2 सर्कल्स आपने बनाने हैं वो ओवरलैप करवाने हैं। देखें जी 2 सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, इनको नाम दे दें, ये सेट ए का सर्कल है और ये सेट बी का सर्कल है। अब बारी आती है इनके अंदर एलिमेंट्स को लिखने की। आपने देखना है कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ कॉमन है। सबसे पहले
कॉमन एलिमेंट देख लेना आपने। कॉमन एलिमेंट हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे 24 आ रहा था, तो वो जो इन दोनों का ये कॉमन पोर्शन है ना, इसके अंदर आपने ये वाला नंबर लिख देना है 24, ठीक है। उसके बाद अब देखें ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 6, 12, 18, 24, 30। तो 24 तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये छोड़ दें, बाकी जो ए के एलिमेंट्स हैं वो आप इधर ए के अंदर लिख लें, ठीक है। इस पोर्शन में नहीं आएंगे क्योंकि ये पोर्शन बी में भी आ रहा है ना। इसके अलावा जो ए वाला हिस्सा बनता है इसमें आप लिख लें 6, 12, 18 और 30, 6, 12, 18 एंड 30। कॉमर्स वगैरह कुछ नहीं लगाने, बस थोड़ी थोड़ी स्पेस पे आपने इनको लिख लेना है। उसके बाद बी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स जो 24 के अलावा हैं, क्योंकि 24 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें नंबर रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है, ठीक है। 24 लिखने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 नंबर बचते हैं यहाँ पे, 8 और 16, वो लिख लिया आपने। अब जो यूनिवर्सल सेट में इन नंबर्स के अलावा बाकी नंबर हैं वो सारे आप इन दोनों से बाहर इस यू के अंदर एम्प्टी स्पेस में कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि जो सेट ए और बी में तो नहीं है लेकिन यू में है, तो यू के हमने देखें एलिमेंट्स यहाँ पे लिस्ट कर लिए थे ना। अब इसमें से देखें हम कौन कौन से लिख चुके हैं। हम लिख चुके हैं 6, 8, उसके बाद हम 12 लिख चुके हैं, फिर हम 16 लिख चुके हैं, देन हम 18 भी हमने लिख लिया है, 24 भी लिख लिया है और 30 भी लिख लिया है। तो ये मैंने कट कर दिया। अब जो बाकी बच गए हैं वो आपने इधर यू के अंदर लिख देने हैं। क्या क्या रह गया हमारे पास, 2 रह गया है, फिर 4 है, फिर आपके पास जी 10 है, देन 14, 20, 22, 26 एंड 28, ठीक है। तो ये होती है वेन डायग्राम। रिपीट कर रही हूँ, आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, उसके अंदर आपने यू लिख देना है कि ये यूनिवर्सल सेट है। फिर 2 सर्कल्स बना लेने आपने, अगर 2 सेट हैं। अगर ए बी और सी 3 सेट होते तो आप 3 सर्कल बना लेते। अब वो सर्कल ओवरलैपिंग बनने हैं या डिसजॉइंट बनने हैं वो कैसे पता चलता है, अगर उन दोनों में सेट्स में कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने उनको ओवरलैपिंग बनाना है, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपने उस तरह उनको डिसजॉइंट बनाना है, दूर दूर करके बना देना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि दोनों में जो कुछ कॉमन आ रहा है वो इनके दरमियान वाले पोर्शन में लिख लें, और उसके बाद आप देखें कि इस नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं वो ए में लिख लें। इसी तरह से बी के अंदर इस नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर बचते हैं वो इसमें बी वाले सर्कल में लिख लें। अब इन सारे नंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो जो बाकी बचते हैं वो इन दोनों सर्कल्स के बाहर यू वाले सेट के अंदर यानी रेक्टेंगल के अंदर लिख दिए जाते हैं। तो ये हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू 0 से 150 के दरमियान है, यानी 0 से 150 तक ये इंटीजर्स हैं। उसके सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के g और h। g में आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, x इज इक्वल टू 2 पावर m, और m की वैल्यू 0 से 12 तक है। उसके बाद h के अंदर आपने x लेना है, जबकि x क्या है, एक स्क्वायर है। बारी बारी इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले g को देखते हैं कि g के अंदर क्या है, ठीक है। g इज इक्वल टू होगा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पावर m, और m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12 तक, यानी m की जगह आप पहले 2 पावर 0 पुट करेंगे, फिर 2 पावर 1, क्योंकि 2 की पावर में m आ रहा है ना, तो m की जगह पहले 0 पुट कर दिया, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, और कहाँ तक जाना है आपने, 12 तक जाना है, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आपने इसकी पावर्स को ओपन कर लेना है। 2 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1, किसी चीज़ की पावर 1 हो तो वो वही नंबर आ जाता है। 2 पावर 2 करेंगे वो 4 आ जाएगा, 2 पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 पावर 4 करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा। इस तरह से आपने चलते जाना है। आपने अपना आंसर देखें कहाँ स्टॉप करना है। हमें जो यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 0 से 150 तक, ठीक है। तो उस चीज़ का ख्याल करना है आपने। अभी तो मैंने सारी पावर्स लिख ली हैं 12 तक। अब हमारे आंसर जितने 150 से छोटे आएंगे ना, सिर्फ हमने वो जी के अंदर लिखने हैं। यहाँ पर ये जो हम लिस्ट करने हैं ना हमने एलिमेंट्स ऑफ जी, वो हमने सिर्फ 150 से छोटे आंसर करने हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा 0 से 150 तक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका जो सब सेट है जी और एच, वो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी यूनिवर्सल सेट में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके अलावा कोई नंबर नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ओके, 2 पावर 5 32 किया था, 2 पावर 6 जो है वो 64 हो गया, 2 पावर 7 करें तो वो 128 आता है, और 2 पावर 8 करें तो 256 आता है। अब 256 जो है वो तो 150 से बड़ा हो जाएगा, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यानी आपने सिर्फ 2 पावर 7 तक जाना है। आगे वाले नंबर्स के आंसर 150 से बड़े आएंगे तो हमने वो जी में शामिल नहीं करने, ठीक है। तो जी के अंदर हमारे सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम लिख लेते हैं g इज इक्वल टू, यानी 2 पावर 7 तक सिर्फ आपने लिख लेना है। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2
2 पावर 7 तक लिख लिया। अब उसके बाद हम इसको पावर्स को भी ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये आपने जी के एलिमेंट्स लिस्ट कर लिए। उसके बाद हमने एज के एलिमेंट्स को भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो एज के अंदर देखें, हमसे कहा जा रहा है एज के अंदर x है व्हेन x इज़ अ स्क्वायर, यानी 0 से 150 के दरमियान जो ऐसे नंबर जो स्क्वायर हैं किसी ना किसी नंबर का, जैसे देखिए 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, फिर 6 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन 8 पे जाएं, 9 पे जाएं, तो 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से यहाँ से जैसे 4 जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर था। फिर इसी तरह से आपने वो नंबर्स यहाँ से सेलेक्ट करने हैं 0 से 150 के दरमियान से जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? आप 1 का स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर ले लें, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, फिर 11 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर एंड सो ऑन आप चलते जाएंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इनके स्क्वायर सबके ओपन करते जाएं आप। इलेवन का 121 होता है, इसका 144 होता है, 13 का होता है 169। अब ये देखो ये 150 से बड़ा हो गया ना, हमारा यूनिवर्सल सेट तो 150 तक है, तो इस पे नहीं जाएंगे हम, फिर सिर्फ 12 तक स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा एज हो जाएगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनको भी हम लिख लेते हैं, पहले स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, फिर हम उसको ओपन कर लेंगे। देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया जी और एज के एलिमेंट्स को। अब हमें सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड जी यूनियन एज। आपने यूनियन ले लेना है। यूनियन क्या होता है? दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मिला के आप एक ही सेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे तो आपका यूनियन आ जाता है, और जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो वो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अभी हमने यूनियन लेना है ना, तो जी यूनियन एच किसके इक्वल होगा? जी और एच के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबको मिला के तरतीब के साथ लिखते हैं। जैसे 1 दोनों में आ रहा है तो हम 1 लिख लेते हैं, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 नहीं आ रहा तो 4 आ रहा है, 4 लिख लें, फिर 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, फिर 8 है, 8 और 9 आ रहे हैं, वो लिख लें, ठीक है। 8 और 9 के बाद हमारा देखें 16 आ रहा है दोनों में, उसके बाद 25 है, फिर 32 है, फिर 36 है, उसके बाद हमारा 49 है, उसके बाद 64 दोनों में आ रहा है, फिर 81 है, 100 है, 121 है, 128 है और 144 है। तो देखिए मैंने दोनों के एलिमेंट्स को मिला के सीक्वेंस के साथ लिख दिया, तो ये क्या आ गया? जी यूनियन एच आ गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट में आपने जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है। फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। इसके लिए हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ये जी का सेट है, ये एच का सेट है, दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? देखिए 4 दोनों में आ रहे हैं, 16 दोनों में आ रहा है, उसके बाद देखें तो 64 दोनों में आ रहा है। ये 3 नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो वो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं 4, 16 एंड 64। तो इनका इंटरसेक्शन यही नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कंसीडर द सेट्स पी व्हेन x इज अ प्राइम नंबर और x की वैल्यू 0 से 20 के दरमियान है। इसी तरह से एक सेट Q है जिसमें x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 2 10 और ये भी 0 से 20 के दरमियान है। तो पहले हमने P इंटरसेक्शन P फाइंड करना है। P इंटरसेक्शन Q का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपने फाइंड करने हैं, लेकिन उसके लिए P और Q का पता होना ज़रूरी है। तो हम पहले P और Q लिख लेंगे, उसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन और यूनियन वगैरह फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी देखें P के अंदर क्या आएगा? P के अंदर प्राइम नंबर्स आएंगे 0 और 20 के दरमियान वाले। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। उसमें 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, क्योंकि आगे आएगा 23, वो तो 20 से बड़ा हो जाता है, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। उसके बाद Q के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 10 के डिवाइजर्स यानी फैक्टर्स बना लेने आपने, 2 10 के वो ले लेने आपने। अच्छा 2 10 जो है लिख लेते हैं हम। सबसे पहले तो 1 के टेबल पे जाएगा तो 2 10 आंसर आएगा, 2 के टेबल पे जाएगा तो 105 आंसर आएगा, फिर 2 10 3 पे भी डिवाइड होता है 70 आंसर आता है, फिर 2 10 4 के टेबल में नहीं आता, 5 पे डिवाइड होता है ये, तो हमें ये आंसर देगा 42, फिर ये 6 पे डिवाइड होता है 35 आंसर देगा, फिर ये 7 के टेबल पे जाता है उस पर 30 आंसर आएगा, फिर 2 10 8 पे भी डिवाइड नहीं होता, 9 पे भी नहीं होता, 10 पे डिवाइड होता है जिससे 21 आंसर मिलेगा, फिर ये 11 12 13 पे किसी पे डिवाइड नहीं होता, 14 पे डिवाइड होता है और हमें आंसर मिलता है 15।
14 के बाद ये डिवाइड होता है 15 पे, 15 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यही इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब इसमें से आपने वो सिलेक्ट करने हैं जो 0 और 20 के दरमियान है, ठीक है, क्यों की भी यही कंडीशन है कि नंबर 0 से 20 के दरमियान होने चाहिए। तो 0 से 20 के दरमियान कौन से आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, और इधर से ये 15 आ रहा है। बाकी ये जो हैं ये सारे 20 से बड़े नंबर्स हैं, तो ये आप अपनी उसमें शामिल नहीं करेंगे। हम नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। ये तो हमने पी और क्यू के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लिया। अब हमें जो फाइंड करना था वो क्या था, इंटरसेक्शन। आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, यानी दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, तो यही इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है जी पी यूनियन क्यू निकालें। पी यूनियन क्यू में आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है, दोनों के सेट्स कंबाइन कर देने, लेकिन तरतीब के साथ लिख लेना है। जैसे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 है, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 10 11 13 14 15 देन 17 और 19। तो ये सारे एलिमेंट्स आपने तरतीब के साथ लिख दिए। ये हमारा जो सेट बना है ये पी यूनियन क्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। 2 सेट्स उन्होंने आपको दे दिए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। देखें, आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। आप ए यूनियन बी फाइंड करें, इसका एक आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आप बी यूनियन ए फाइंड करें, यानी सिर्फ क्या करना है, जगह चेंज कर देनी है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह से इंटरसेक्शन की भी क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी लें या फिर आप बी इंटरसेक्शन ए लें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकाल लेते हैं। वो क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले कैलकुलेट कर लेंगे, हम ए लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5। यूनियन लगा के आप बी लिख लें, बी क्या है, 4 6 8 10, ठीक है। ये आप अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, ए यूनियन बी। इसका आंसर क्या आ जाएगी, यूनियन में आप क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं सीक्वेंस के साथ। 1 आ जाएगा, 2 3 4 5, फिर इधर 4 है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने निकाल लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। क्या फ़र्क आएगा, बी पहले लिख लेना आपने, 4 6 8 10, फिर यूनियन का साइन लगा के ए लिख लेना है। ए है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन में क्या करते हैं, हम सबको कंबाइन करके लिख देते हैं और सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ए पहले लिख लें या बी पहले लिख लें। आपने नंबर्स को उसी तरतीब से लिखना है जिस ऑर्डर में वो होते हैं। तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया है। तो हम कहेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है। ये क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आपने ए की वैल्यूज़ लिख लेनी है, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे, 4 6 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो लिख लेने, यानी जो जो कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ रहे हैं, दोनों में सिर्फ 4 कॉमन आ रहे हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड लिखनी है, जिसमें क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में पहले आप बी लिखेंगे, 4 6 8 10, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर ए की वैल्यूज़ लिख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगेन जो जो सेम आ रहे हैं नंबर्स वो आपका आंसर होगा। तो सेम सिर्फ दोनों में 4 आ रहा है, तो देखें दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो यूनियन है चाहे वो इंटरसेक्शन है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट है जी हमारे पास नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। इन दोनों पे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी, ठीक है। आप चाहें तो इसको ओपन किए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो ओपन कर लें। हम यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा आसानी रहे हमें सॉल्व करने में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2
3 4, इसमें 0 नहीं आता, ठीक है, एंड सो ऑन, ये आगे चलते जाते हैं। इसी तरह से इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें 0 भी आता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले आपने इस पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, जो कि क्या होती है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, N यूनियन Z आएगा। N यूनियन Z में आप पहले N की वैल्यू डालेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर Z की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अब यूनियन में क्या होता है, आप सारे मिला के लिख देते हैं ना, यानी दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर देने हैं, तो 0 भी आ जाएगा। फिर ये सारे पॉजिटिव हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ जाएंगे ना, यानी पॉजिटिव भी इसमें आ जाएंगे। तो +1 -1 +2 -2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये दोबारा से देखें, जो हमारा N यूनियन Z है ये किसके इक्वल आ गया, ये किसकी वैल्यू थी सारी, 0 +-1 +-2, ये तो Z की वैल्यू थी ना, तो ये दोबारा से किसके इक्वल आ गया, Z के इक्वल आ गया, क्योंकि बड़ा सेट जो होता है ना वो यूनियन में आ जाता है। याद रखें, जब भी आप दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो जो बड़ा सेट होगा वही आपका आ जाएगा यूनियन में, अगर उनके एलिमेंट्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको छोटा वाला सेट आंसर में मिलता है। आपने लेफ्ट हैंड साइड तो कर ली, अब हम फाइंड करना चाहते हैं राइट हैंड साइड, जिसमें क्या होगा, इसमें N यूनियन Z निकाला था, उसमें हमें Z यूनियन N निकालना होगा। पहले Z की वैल्यूज आ जाएंगी, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, फिर यूनियन का साइन लगा के आपने N की वैल्यूज लिख देनी है, जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यूनियन में क्या करना है, आपने दोबारा इनको कंबाइन कर देना है, तो 0 भी आ जाएगा, +-1 +-2 एंड सो ऑन, यानी Z यूनियन N फिर से हमारा किसके इक्वल आ गया, Z यूनियन N सॉरी किसके इक्वल आ गया, फिर से Z के इक्वल आ गया ना, क्योंकि ये +- वाली वैल्यूज तो इंटीजर्स के अंदर आती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका भी आंसर Z आया था, इसका भी आंसर Z आया था, सो इसकी जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी है वो तो प्रूव हो गई। अब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या होती है, पहले हम उसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है B इंटरसेक्शन A के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, जिसमें हम N का इंटरसेक्शन ले लेंगे Z के साथ। पहले आपने N की वैल्यूज लिख लेनी है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन का साइन लगा के Z की वैल्यूज लिख लेनी है एंड सो ऑन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो आता है। देखिए जैसे 0 तो कॉमन नहीं आ रहा ना, 0 एक में है दूसरे में नहीं है, लेकिन +1 दोनों में कॉमन आ रहा है। इस तरह से +2 इनके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, और इधर +1 भी है -1 भी है। अब -1 तो कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, लेकिन +1 दोनों में आ रहा है। इसी तरह से +2 दोनों में आ रहा है, +3 दोनों में आ रहा है। तो आप 1 2 3 यानी पॉजिटिव नंबर सारे इसमें कॉमन आ जाएंगे। तो N इंटरसेक्शन Z का जो हमारा आंसर है वो किसके इक्वल आ गया, ये 1 2 3 4 किसकी वैल्यू थी, ये तो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, ये ऊपर भी हमने लिखा था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यानी ये किसके इक्वल आ गया, नेचुरल नंबर्स के इक्वल आ गया। इसी तरह से अब आपने राइट हैंड साइड निकालनी है, उसमें आप Z इंटरसेक्शन N निकालेंगे। Z पहले लिखेंगे, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन लगा के आपने N की वैल्यूज लिख देनी है, जो कि हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इनका इंटरसेक्शन लें, अगेन वही चीज़, 0 को कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन +1 कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, +3 +4 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे सारे नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। तो यानी जो Z इंटरसेक्शन N है ये हमारा किसके इक्वल आ गया है, ये नेचुरल नंबर्स N के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये दोनों का आंसर सेम आया है। तो इसमें भी आपने लिख देना है एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so proved. नेक्स्ट है जी, A is equal to x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to 0। यानी रियल नंबर्स तो हैं इसके अंदर, लेकिन सारे 0 और 0 से बड़े वाले पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी इसके अंदर नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं है। लेकिन जो B है इसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल सब कुछ आ जाएगा। तो A और B का आपने पहले यूनियन की प्रॉपर्टी लगा लेनी है, फिर आपने इंटरसेक्शन की लगानी है और देखना है कि आंसर सेम आता है बोथ साइड्स पे या नहीं आता। तो पहले यूनियन की लगा देते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है A यूनियन B। A की वैल्यू लिखेंगे, इसमें आप बस इतना लिख सकते हैं कि जो R है ये ग्रेटर देन 0 है,
यानी वो रियल नंबर्स हैं जो 0 से बड़े हैं या 0 के इक्वल हैं। ठीक है, दोनों का आपने यूनियन लेना है, तो इसके साथ यूनियन का साइन लगाएंगे और बी लगा देंगे। बी क्या है, उसमें सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा ही है ना कि बी के अंदर सारे रियल नंबर्स हैं, और ये जो है ए, उसके अंदर वो रियल नंबर्स हैं जो 0 या 0 से बड़े हैं। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, दोनों को मिला के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आधा पोर्शन है। आप सपोज करेंगे इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, जैसे पीछे हमने किया था। तो जब हम यूनियन लेते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी जब आप इसका आंसर निकालेंगे यूनियन का, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, और वो दोनों किस में मौजूद हैं, आर में मौजूद हैं। तो यानी ए यूनियन बी का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड निकाल लेनी है, जिसमें बी यूनियन ए निकालना है आपने। तो बी पहले लिखेंगे हम, यानी जो रियल नंबर्स हैं, और उसका यूनियन ले लेना है आपने ए के साथ। ए के अंदर वो रियल नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो यूनियन में अगेन मिला के लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सिर्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा, रियल नंबर्स होगा बी यूनियन ए का। तो इसका भी आर आया था, इसका भी आर आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो प्रूव्ड। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और आपका आंसर इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू लिखेंगे जिसमें रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, इंटरसेक्शन लगा के बी की वैल्यू लिखेंगे जिसमें ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब इसमें देखें सिर्फ पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव वाले कॉमन आ जाएंगे। यानी ये वाला आंसर जो होगा हमारा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह अब आपने राइट हैंड साइड निकालनी है, तो उसमें बी इंटरसेक्शन ए आएगा। पहले बी की वैल्यू आएगी, इंटरसेक्शन लगा के ए की वैल्यू लिख देनी है आपने। अगेन दोनों में कॉमन तो वही आएगा ना जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर, यानी ए के अंदर। तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी क्या आ गया, ए आ गया। दोनों का आंसर सेम आया है, तो हम लिख देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। आपने वेरीफाई करने हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और साथ में हर साइड के लिए वेन डायग्राम भी बनानी है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, पहले तो हम ये लिख लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं हम ए यूनियन बी, ये एक होता है, दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, ब्रैकेट लगा के ना ऊपर छोटा सा ये आपने इस तरह साइन लगा देना, इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी अभी मैं आपको सिखाती हूँ। पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं क्या होते हैं। तो एक ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, एक ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। अब आप क्या करें, दूसरी साइड पे दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कर दें, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट अलग कर दें, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग कर दें। तो जो यूनियन है ये चेंज होके इंटरसेक्शन बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जब आप अलग अलग करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग, तो जो इंटरसेक्शन है ये चेंज होके यूनियन बन जाएगा। तो बहुत आसान है, इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। देखने में लगेगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत आसान है। जैसे मैंने लिख के बताया आपको, इस तरह याद करेंगे तो फौरन याद हो जाएंगे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कर लें दोनों में, जहाँ यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन बन जाएगा। अब इनको आपने प्रूव करना है, तो हम पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन तो आपने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट में बता देती हूँ आपको जल्दी से, ताकि आगे आसानी हो। जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है ना, उसको आपने यू में से माइनस कर देना होता है। ठीक है, लेट्स से यू है आपके पास 1 2 3 4 और ए है आपके पास 2 3। आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा ऊपर 1 2 3 4, उसमें से माइनस कर दें ए को। ए है 2 और 3। माइनस करने का मतलब ये है कि आपने ना इनके अंदर जो सेम सेम एलिमेंट्स हैं वो काट देने हैं। 2 काट दें, 3 काट दें, जो रह गया वो आंसर है 1 और 4। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है। अब ये हम देखते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। इसमें पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्या होगा, यानी ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। इधर सामने हम पहले लिख लेते हैं ए के एलिमेंट्स, ए बी सी डी जी एच।
यूनियन लेके आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं जो हैं सी डी ई एफ जे। अब जो ए यूनियन बी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, सबको मिला के तरतीब के साथ लिख दें, ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, फिर डी है, डी के बाद ये ई आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, फिर जी एच आ जाएगा और फिर ये जे आ जाएगा। ये हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। अब इस ए यूनियन बी का आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है, तो हम साथ साथ ही ड्रॉ करते जाते हैं इनकी वेन डायग्राम। पहले हम ए यूनियन बी की ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपने रेक्टेंगल बना ली, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू। उसके बाद एक यहाँ पे सर्कल आएगा सेट ए का। अच्छा, बी अब इसके साथ ओवरलैपिंग बनाना ही अलग, उसके लिए देखना पड़ेगा ए और बी में कुछ कॉमन है। देखें दोनों में सी भी कॉमन आ रहा है, डी भी कॉमन आ रहा है, तो आपने इनको ओवरलैप करवा देना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया। अब इसके अंदर आप चाहें तो एलिमेंट्स लिख लें, अगर एलिमेंट्स नहीं भी लिखते तो बस आप शेडिंग करके बता दें कि हमारा आंसर कौन सा है। देखें ए यूनियन बी है ना, अगर आप एलिमेंट्स लिख लेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी शेड करने में। लिख लेते हैं हम। देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी और डी आ रहा है ना, तो सी और डी तो इनके दरमियान में आ जाएगा यूं कॉमन पार्ट में। उसके बाद ए के अंदर क्या है, और ए के अंदर है जी ए बी सी डी जी एच। सी डी तो हम लिख चुके हैं, तो ए बी जी और एच आ जाएंगे। बी के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर है सी डी ई एफ जे। सी डी तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ और जे। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या था, यूनिवर्सल सेट है हमारा ए से आई जे तक सारे, तो ए भी हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। आई नहीं हुआ तो आई हम बाहर लिख देते हैं और यहाँ जे अंदर आ गया, यानी सारे इसके अंदर आ गए थे, सिर्फ आई नहीं आया था, तो आई हमने यहाँ बाहर लिख दिया यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये हमने एलिमेंट्स को पोजीशन तो दे दी। अब हमने बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा बनता है। देखें ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला देना है ना आपने, यानी ये ए और बी दोनों को पूरा शेड कर देंगे हम, तो ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में अगर आप यहाँ से देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच जे आ रहा है, तो ये लेटर जहाँ जिस एरिया में लिखे हुए हैं वो ये पूरा एरिया है ना जिसमें सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो आपने इन सबको शेड कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप लाइन्स लगा दें इसके अंदर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ए यूनियन बी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी तो अभी फाइंड नहीं की, लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हमने तो अभी सिर्फ ए यूनियन बी निकाला है। अब आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जिसका भी लेना हो उसको आप यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। यू हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें से माइनस कर दें ए यूनियन बी का जो आंसर आया था, वो ए यूनियन बी का आंसर आया था ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। तो देखें सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, आई रह जाएगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा, आई के। देखें ए भी कैंसिल हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच भी कैंसिल हो जाएगा, जे भी कैंसिल हो जाएगा, जो आई है ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका आंसर क्या आएगा, आई आएगा। अब इस पोर्शन की भी हमने वेन डायग्राम बनानी है, वो भी हम साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए उसी तरीके से मैंने वेन डायग्राम बना ली है। अब इसमें शेड किसको करना है हमने, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो आई आया ना, तो आई कहाँ आ रहा है, इन दोनों सर्कल्स के बाहर आ रहा है, तो ये पूरा हिस्सा आपने शेड कर देना है। ठीक है, वैसे अगर एलिमेंट्स ना भी लिखे हों तो आप देखें ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में ये दोनों सर्कल्स कंप्लीट फिल हुए थे ना। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप यू में से ये दोनों सर्कल्स निकाल दें, ये दोनों सर्कल्स निकाल दें, तो ये बाहर वाला जो एरिया है ये सारा बच जाएगा आपके पास, तो और इसको आपने शेड कर देना है। ठीक है, आपकी लाइंस ये सर्कल के अंदर नहीं जानी चाहिए, बस आपने ये बाहर वाला एरिया सारा शेड कर देना है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट वाले का आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा यू माइनस ए के, तो यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसमें से माइनस कर दें ए को। ए के एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी डी जी एच,
तो दोनों में जो सेम है वो कैंसिल कर दें, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, जी और एच भी कट जाएगा, तो ये रह जाएगा ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसकी वेन डायग्राम भी हमने साथ ही बना लेनी है। देखिए मैंने ये ड्रॉ कर ली है। अब इसमें शेडिंग कहाँ करनी है आपने, आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए निकाल दें। ये पूरा यू है ना, इसमें से ये ए वाला सर्कल बस शेड नहीं करना आपने, बाकी सारा शेड कर देना है, ठीक है। और आप देखें तो आपका आंसर भी कहाँ क्या आ रहा है, ई एफ आई जे आ रहा है। तो ई एफ आई जे किस में आ रहा है, ई एफ आई जे, यानी इस ए वाले में जो आ रहे हैं वो शेड नहीं होंगे, इस ए के अलावा बाकी सारा पोर्शन आपने शेड कर देना है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। आपकी लाइंस जो हैं वो ए वाले सर्कल के अंदर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन बी में जा सकती हैं इस तरीके से, बी भी साथ में शेड होगा। ये सारा शेड हो जाएगा। ए वाला जो सर्कल है उसके अंदर आपकी लाइंस नहीं जानी चाहिए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आपने जो है वो इधर ड्रॉ कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड में हमें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ और क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस बी के। आपने u लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसमें से माइनस कर देना है b को। b के एलिमेंट्स हैं c d e f j। अब जो सेम है वो आप कैंसिल कर दें तो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब जो सेम है वो कौन से हैं, a तो कैंसिल नहीं होगा, b भी कैंसिल नहीं होगा, c और d कैंसिल हो जाएंगे, e f भी कट जाएगा, फिर रह जाएगा g h i, j भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा b कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसकी भी वेन डायग्राम आपने साथ ही बना लेनी है। तो देखिए जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए के अलावा सारा शेड कर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से बी निकाल दें, यानी बी शेड नहीं होगा, बाकी सारा शेड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी आपने अपनी लाइंस जो हैं वो सर्कल बी के अंदर नहीं जाने देनी, और बाहर वाला आप सारा इस तरह से शेड कर देंगे, लेकिन ए के अंदर ये जाएंगी, ए वाला हिस्सा शेड होगा। ये हमने शेडिंग कर दी। अब आपने फाइंड क्या करना था, आपने करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखें, वो आया था हमारा ई एफ आई जे। इंटरसेक्शन ले लें उसका बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारा आया ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, आई दोनों में आ रहा है, तो आई हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी उसका आंसर भी आई आया था, और जो अब हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं इसका आंसर भी आई आ रहा है। इसकी भी आपने वेन डायग्राम बना लेनी है, और उसमें देखिए आंसर आई है ना, तो आई कहाँ होता है, ये बाहर होता है, तो बाहर वाला सारा हिस्सा शेड कर देना आपने, और ए और बी के अंदर शेडिंग नहीं होगी। ये भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हमने ये आई वाला शेड कर देना है। आई कहाँ है, इन दोनों सर्कल से बाहर है, तो इन दोनों सर्कल्स के बाहर वाला सिर्फ एरिया शेड करना है। वैसे भी अगर आप देखें तो हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम थी वो क्या थी, वो ये थी कि जिसमें ए शेड नहीं हुआ हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट में बी शेड नहीं हुआ हुआ था। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा जो शेड हुआ हुआ है, इसमें भी देखिए बाहर वाला सारा शेड है, इसमें भी बाहर वाला सारा शेड है। इसमें बी शेड हुआ है लेकिन इसमें नहीं हुआ, तो बी वाला तो कॉमन नहीं आ सकता। इसी तरह से इधर ए शेड नहीं हुआ हुआ, इधर ए शेडेड है, तो ए भी कॉमन नहीं आ सकता। तो सिर्फ बाहर वाला है जो इसमें भी शेडेड है, इसमें भी शेडेड है, तो वो दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन जो है इसको शेड कर देना है, बाकी ए और बी के सर्कल में आपकी ये शेडेड लाइंस नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड भी हो गई। अब दूसरा डी मॉर्गन लॉ हमने प्रूव करना है। ये तो इक्वल आ गई है ना, एंड पे लिख दें आप यहाँ पे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। एक डी मॉर्गन प्रूव हो गया। इसी तरीके से आपने दूसरा डी मॉर्गन लॉ भी प्रूव करना है। अब वो मैं वीडियो में सॉल्व नहीं कर रही, बहुत टाइम टेकेंगे, तो मैं नोट्स में उसको सॉल्व कर देती हूँ। बाकी आप लोगों ने उसको खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी से मिलता जुलता वो है। बस क्या है, यहाँ पे ए यूनियन बी पहले निकाला था ना, वहाँ आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आंसर आएगा सी डी। तो सी डी ये बीच में जो ये एक छोटा सा पोर्शन आ रहा है ना, सिर्फ ये वाला शेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो सी डी के अलावा बाकी सारा शेड कर देंगे आप। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वाला तो सेम होगा जो हमने यहाँ पे किया है, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी कि यहाँ दोनों का यूनियन लेना होगा। जब आप दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों के आंसर्स को मिला के लिख देना है आपने, तो उसमें फिर ये सारा शेड हो जाएगा,
ठीक है, तो बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो आप लोग अब खुद समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स है वो फिर हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।